तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम है कंट्रोल हाईजैकिंग। कंट्रोल हाईजैकिंग के मॉड्यूल में हम 6 पार्ट कवर करेंगे। पहले 3 पार्ट होंगे कि कंट्रोल हाईजैकिंग होती कैसे है, और नेक्स्ट 3 पार्ट होंगे कि उसको हम डिफेंड कैसे कर सकते हैं। तो ये एक कंट्रोल हाईजैकिंग का एग्जाम्पल है। नॉर्मली जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है तो वो एक कंट्रोल फ्लो को फॉलो करता है। उसका जो प्रोग्राम फ्लो है वो पहली लाइन से दूसरी लाइन, दूसरी से तीसरी लाइन, ऊपर से नीचे टिपिकली फ्लो करता है। अगर कोई जंप इंस्ट्रक्शन आए तो वो जंप कर कर उस सबसेक्शन के ऊपर चला जाता है, बट अदरवाइज वो एक टिपिकल फ्लो को फॉलो करता है। इस केस में ये एक सी का एग्जांपल है, जिसमें हमने कुछ इंक्लूड फाइल्स ली हैं। इंक्लूड फाइल्स लेने के बाद हमने बीएन फंक्शन की बात करी, और बीएन फंक्शन के अंदर हमने एक बफर डिफाइन करा जिसका साइज 64 है। इसका मतलब ये एक ऐसे रूम की तरह है जिसमें हमने 64 कंपार्टमेंट बना दिए हैं। अब अगर हम एक और वेरिएबल लें जिसकी वैल्यू रखें मॉडिफाइड और उसकी वैल्यू रखें ज़ीरो, तो अगर ये नॉर्मल प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा तो मॉडिफाइड की वैल्यू हमने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी चेंज नहीं करी। मॉडिफाइड के तुरंत बाद हमने एक वेरिएबल लिया बफर के अंदर, और उसको गेटस के थ्रू बफर के अंदर डाल दिया। गेटस क्या कर रहा है, ये एक स्ट्रिंग ले रहा है कीबोर्ड से और उसको लेकर ये बफर के अंदर डाल दे रहा है। इसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि मॉडिफाइड वेरिएबल को किसी ने चेंज करा है या नहीं। अगर चेंज नहीं हुआ तो प्रिंट कर दो कि यू हैव नॉट चेंज्ड या ट्राई अगेन। अगर वो मॉडिफाई हो गया है तो हम कह देंगे यू हैव चेंज द मॉडिफाइड वेरिएबल। अब अगर हम देखें तो ये नॉर्मल प्रोग्राम अगर चलता है तो मॉडिफाइड वेरिएबल किसी भी तरीके से चेंज नहीं होगा। पर अगर हम इसके अंदर, ये बफर के अंदर जो हमने 64 डब्बे रखे थे, अगर हम उनमें 65 कैरेक्टर भेज दें तो क्या होता है। 64 डब्बे तो भर जाते हैं क्योंकि इतनी ही लिमिट हमने रखी हुई है, बट 65th डब्बा जो है वो मेमोरी की उस लोकेशन को चेंज कर देता है जहाँ पर मॉडिफाइड वेरिएबल पड़ा है। इसीलिए वो मॉडिफाइड वेरिएबल इक्वल टू 1 या डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो हो सकता है। अगर वो डिफरेंट फ्रॉम ज़ीरो हो गया तो ये लूप चल जाएगा, और इस लूप के कारण वो प्रिंट कर देगा यू हैव चेंज द मॉडिफाइड वेरिएबल। तो अब हम कैसे करें कि उसको 65 कैरेक्टर कैसे फीड करें। तो उसको फीड करने के लिए हम पाइथन की स्क्रिप्ट कुछ ऐसे यूज़ कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम 65 कैरेक्टर्स फीड कर रहे हैं। यहाँ पर हम 64 कैरेक्टर्स फीड कर रहे हैं। अगर हम 64 करेंगे तो आउटपुट आएगा ट्राई अगेन। अगर 65 करेंगे तो आउटपुट आ जाएगा यू हैव चेंज द मॉडिफाइड वेरिएबल। तो इसका मतलब ये एक तरीके से हमने प्रोग्राम के फ्लो को बदल दिया। प्रोग्राम का जो नॉर्मल फ्लो था वो कुछ ऐसे था, यहाँ से चलते हुए यहाँ आता और फिर वो इसको एग्जीक्यूट करता। पर हमने प्रोग्राम के फ्लो को बदल दिया और वो कुछ यहाँ से आकर यहाँ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक तरीके से बफर ओवरफ्लो प्रॉब्लम है। बफर के साइज को एक्सीड कर दिया, इसके थ्रू कंट्रोल ऑल्टर हो गया। इसी के ऊपर और भी एग्जांपल्स हैं पॉसिबल देखने, पर एक एग्जांपल आपके लिए समझने के लिए काफ़ी है। तो अब कंट्रोल हाईजैकिंग क्यों करी जाती है। इसकी हाईजैकिंग इसलिए करी जाती है कि हम टेक ओवर कर सकें एक टारगेट मशीन को। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी टारगेट मशीन एक वेब सर्वर है तो हम उसके ऊपर कुछ आर्बिट्ररी कोड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे कि हमने देखा कि नॉर्मल फ्लो के थ्रू वो प्रिंट कर रहा था ट्राई अगेन, पर अब वो एग्जीक्यूट करने लग गया मॉडिफाइड वेरिएबल को। अगर हम इसी तरह मॉडिफाइड वेरिएबल की जगह कुछ और प्रिंट की कमांड लगा देते तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। तो कंट्रोल हाईजैकिंग के 3 तरीके हैं मोस्टली। एक है बफर ओवरफ्लो, जिसका एग्जांपल हमने देखा। इसी तरह हो सकता है इंटीजर ओवरफ्लो या फॉर्मेट स्ट्रिंग की वल्नरेबिलिटी। बफर ओवरफ्लो काफ़ी कॉमन बग है सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स में। और इसके लिए क्या क्या ज़रूरी है कि अगर आप इस तरह का कोड एग्जीक्यूट कर पाएँ, उसके लिए आपको सी के फंक्शंस आने चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि स्टैक क्या है और हीप क्या है। स्टैक वो जगह है जहाँ पर सारे फंक्शंस की कॉलिंग होती है। अगर एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करे तो पहले फंक्शन की सारी इन्फॉर्मेशन स्टैक के ऊपर स्टोर कर दी जाती है, और जब फंक्शन 2 रिटर्न करता है फंक्शन 1 के ऊपर
तो वो सारी वैल्यू स्टैक से उठाकर रिस्टोर कर देता है, तभी वो फंक्शन वन को कॉल कर पाता है। ये स्टैक का मेन काम है। सेकंड चीज़ जो याद रखने वाली है, वो स्टैक हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती है। दूसरी चीज़ है हीप। हीप के अंदर मेमोरी वेरिएबल्स और इस तरह की चीज़ें रहती हैं। सेकंड चीज़ हमें पता होनी चाहिए कंट्रोल हाईजैकिंग के लिए कि सिस्टम कॉल्स कैसे करी जाती हैं, और उनमें से एक कॉल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एग्जेक। एग्जेक जो है EXEC, ये एक सिस्टम कॉल किसी भी और कमांड को यूनिक्स सिस्टम के ऊपर रन करने के काम आ सकती है। अटैकर को यह भी पता होना चाहिए कि CPU कौन सा यूज़ हो रहा है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज़ हो रहा है टारगेट मशीन पर। हमारे एग्जांपल्स में ये एक x86 मशीन थी जो कि लिनक्स या विंडोज़ को रन कर रही है, और हमारी डिटेल्स जो हैं वो वेरी कर सकती हैं CPU और OS के ऊपर। ऐसा क्यों? लिटिल इंडियन एक तरीका होता है नंबर्स को स्टोर करने का जो डिफरेंट होता है बिग इंडियन के से। इसीलिए अगर हमें पता हो कि नंबर्स मेमोरी में कैसे स्टोर हो रहे हैं, तभी हम उनको मैनिपुलेट कर पाएंगे। जैसे कि हमने देखा 64 की जगह अगर हमने 65 कैरेक्टर भेज दिए तो एक पर्टिकुलर वेरिएबल मॉडिफाई हो गया। पर अगर वो मेमोरी लोकेशन एक की जगह 2 यूनिट एलोकेट करता वेरिएबल्स को, तो हमें हो सकता है एक की जगह 2 यूनिट बदलने पड़ते मेमोरी में। तो इसीलिए मेमोरी के स्ट्रक्चर को समझना, CPU के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। ये लिनक्स का प्रोसेस मेमोरी लेआउट है, हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बट ये समझ लेते हैं कि लिनक्स के अंदर जो मेमोरी होती है उसमें मल्टीपल हिस्से डिवाइडेड होते हैं। कुछ हिस्सा स्टैक के लिए रहता है, कुछ हिस्सा हीप के लिए रहता है, और कुछ हिस्सा प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के लिए रहता है। ये एक स्टैक फ्रेम है। स्टैक हमने कहा कि ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती है, और स्टैक कुछ नहीं है, ये मेमोरी लोकेशन ही है जिसमें एक फंक्शन रिटर्न करने से पहले अपनी सारी डिटेल्स को स्टोर कर सकता है। किसी और फंक्शन को कॉल करने से पहले सारी डिटेल्स स्टोर कर सकता है। तो स्टोर किस तरीके से करता है? अपने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ स्टोर कर लेता है, अपना एक रिटर्न एड्रेस डाल देता है, और स्टैक का एक फ्रेम पॉइंटर होता है। अगर एक्सेप्शन हो, एक्सेप्शन है कि अगर कुछ भी गलत हो तो क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, फंक्शन का काम था एक फाइल को राइट करना, पर डिस्क भर गई। तो अगर डिस्क भर गई तो फंक्शन को नहीं पता मेरे को क्या करना है, वो एक एक्सेप्शन रेज कर देगा कि डिस्क भर गई। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग रूटीन चल जाएगा, जिसको पता होगा कि डिस्क भरने के ऊपर क्या करना है, कोई एरर मैसेज देना है या टेम्पररी फाइल को क्लीन करना है या क्या करना है, तो एक्सेप्शन हैंडल करेगा। और कुछ लोकल वेरिएबल भी यहाँ हो सकते हैं, और कुछ सेव्ड रजिस्टर हो सकते हैं जो प्रोग्राम हमें कॉल कर रहा है उसके। बफर ओवरफ्लो किस तरीके से काम कर रहा है, अगर हम ध्यान से देखें तो ये बफर था एक 128 कैरेक्टर का, पर हमने क्या करा कि उससे ज़्यादा कैरेक्टर फीड कर दिए स्ट्रिंग के थ्रू। अगर हम उससे ज़्यादा कैरेक्टर फीड कर देंगे तो तो स्टैक के अंदर कुछ वैल्यूज़ ओवरराइट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, अगर हमें स्टैक का स्ट्रक्चर पता है तो हम स्टैक के फ्रेम पॉइंटर को ऑल्टर कर सकते हैं या उसके रिटर्न एड्रेस को ऑल्टर कर सकते हैं। ये सब क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जिसका नाम है स्ट्रिंग कॉपी, STRCPY। जब ये स्ट्रिंग कॉपी काम कर रहा है तो ये स्ट्रिंग की वैल्यू को बफर के अंदर डाल रहा है। बफर 128 कैरेक्टर है, पर हमने कोई चेक नहीं लगाया यहाँ पर कि स्ट्रिंग की वैल्यू क्या है। बफर की वैल्यू क्योंकि 128 कैरेक्टर है, अगर स्ट्रिंग किसी भी रीज़न से 128 से ज़्यादा होगा तो वो बफर को ओवरराइट कर देगा, और इनफैक्ट ओवरराइट ही नहीं करेगा, उसके बियॉन्ड भी चला जाएगा, ओवरफ्लो कर जाएगा। इसीलिए अगर हम बात करें इसको रोकने की, तो एक तरीका ये हो सकता है कि स्ट्रिंग कॉपी से पहले हम स्ट्रिंग की वैल्यू को चेक कर लें। दूसरा तरीका ये हो सकता है रोकने का कि हम स्ट्रिंग कॉपी की जगह कोई ऐसा फंक्शन बनाएं जो सेफ हो, जो कॉपी करने से पहले हमेशा चेक करें कि बफर की वैल्यू कितनी है और स्ट्रिंग को उससे ज़्यादा ना होने दें। हम इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बट स्टैक को एक्सप्लॉइट करने के लिए हमें पता होना चाहिए कि मेमोरी का स्ट्रक्चर क्या है, और कहीं जब एक फंक्शन सेकंड फंक्शन को कॉल कर रहा है और रिटर्न करता है, तो हम उस रिटर्न की जगह अगर एग्जैक्ट डाल दें तो ये एग्जीक्यूट कर देगा शेल को। यूनिक्स के अंदर शेल के थ्रू आप कोई भी कमांड अपने आप इंटरैक्टिवली रन कर पाते हैं। तो इस तरीके से आपने मशीन को हैक कर लिया। पर कई बार ये होता है कि हमें ये नहीं पता होता कि रिटर्न एड्रेस कहाँ है, एग्जिट की कमांड को कहाँ डाला जाए। तो उससे बचने के लिए या उसको गैस करने के लिए हम NOP, नो इंस्ट्रक्शन, नो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन की कोड मेमोरी के अंदर जगह जगह डाल देते हैं।
तो होता क्या है कि रिटर्न एड्रेस जब आता है तो वो नॉप के अंदर एग्जीक्यूट करता है। इसका मतलब कुछ भी काम मत करो, कुछ भी काम मत करो, कुछ भी काम मत करो, सो ऑन। पर कहीं ना कहीं यहाँ पर जो हमारी इंस्ट्रक्शन थी एग्जैक्ट वाली वो पड़ी हुई है, तो वो उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर देता है। तो हमें एग्जैक्ट मेमोरी लोकेशन गेस करने की जरूरत नहीं पड़ती अगर हम एनओपी स्लाइड को यूज करें। हम इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। हमने ये कहा कि अनसेफ लिबसी फंक्शंस जो होते हैं वो, जैसे कि स्ट्रिंग कॉपी है, ये अनसेफ है क्योंकि ये चेक नहीं कर रहा कि साइज़ कितना है। इसी तरह स्ट्रिंग कैटिनेशन एक और फंक्शन है, गेटस एक और है जो स्ट्रिंग को गेट कर कर मेमोरी में स्टोर करता है। इसी तरह एक स्कैनफ है जो कैरेक्टर्स को कीबोर्ड से लेकर मेमोरी में स्टोर करता है। इनकी एक सेफ वर्जन हो सकती है जैसे strn कॉपी, जो चेक करेगा कि स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है और उस तरीके से वो रोक सकता है कंट्रोल ओवरफ्लो होने से, बफर ओवरफ्लो होने से और कंट्रोल हाईजैकिंग होने से। हमें इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत अभी नहीं है। अगर हमने गेस करना है कि बफर ओवरफ्लो हो गया है तो हम कैसे अब चेकिंग कर सकते हैं बिफोर हैंड। सपोज एक वेब सर्वर है लोकल मशीन पर जहां हमें पता है कि बफर ओवरफ्लो की पॉसिबिलिटी है, तो उसके लिए चेकिंग करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं जिनको हम फजर्स कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि हम उस वेब सर्वर को बहुत सारी रिक्वेस्ट भेजें। हम ब्राउज़र के थ्रू फॉर एग्जांपल उस बफर उस सर्वर के ऊपर रिक्वेस्ट भेजें और उन रिक्वेस्ट के एंड में डॉलर डॉलर लगा दें। तो अगर वो सर्वर क्रैश कर गया कभी बहुत बड़ी रिक्वेस्ट के कारण, तब हम सर्च कर सकते हैं कि डॉलर कहाँ एग्जिस्ट करता है और ये देख सकते हैं कि कितने कैरेक्टर्स देने के बाद हमने डॉलर लगाया कि वो क्रैश कर गया। तो वो जो कैरेक्टर्स की लेंथ थी उससे हमें पता लग सकता है कि ओवरफ्लो की लोकेशन क्या थी। नेक्स्ट मॉड्यूल है मॉड्यूल 1.2, जिसमें हम इंटीजर ओवरफ्लो की बात करेंगे। इंटीजर ओवरफ्लो कैसे काम करता है, ये भी सिमिलर ही है। जैसे कि हमने कुछ कैरेक्टर्स लिए, कुछ नंबर्स लिए और उन नंबर्स को ऐड करा। जब उन नंबर्स को ऐड करा तो क्योंकि कंप्यूटर के अंदर हर एक नंबर को स्टोर करने की जो कैपेसिटी है वो लिमिटेड है। फॉर एग्जांपल हम हो सकता है 32 बिट दें, 16 बिट दें या 8 बिट दें उस नंबर को स्टोर करने के लिए। इस एग्जांपल में हमने 8 बिट दिए हैं, तो 8 बिट के कारण सी की मैक्सिमम वैल्यू 256 हो सकती है। अगर वो 256 को एक्सीड करता है, इनफैक्ट 255 को एक्सीड करता है, तो सी के अंदर जो वैल्यू स्टोर हो जाएगी वो ज़ीरो हो जाएगी, 256 नहीं, क्योंकि उसमें 8 ही बिट है, वो इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकता। और 227 जो है 2557 की वैल्यू एक्चुअली 1 हो जाएगी। इसको एक्सप्लॉइट कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल इसके कारण जो फ्लो है प्रोग्राम का वो बदल सकता है। अगर दो नंबर्स को हमने यहाँ पर ऐड करा और वो नंबर 256 को एक्सीड करते हैं तो फ्लो ऑल्टर हो सकता है। हम इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं जाएंगे, बट आप अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है। इंटीजर ओवरफ्लो को भी लाइव में काफ़ी एक्सप्लॉइट करा गया है। इसी तरह फॉर्मेट स्ट्रिंग की वल्नरेबिलिटीज हो सकती हैं। इस केस में क्या हो रहा है कि हम एक वेरिएबल है फॉर एग्जांपल ए और उसको प्रिंट करने के लिए वेरियस तरीके यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि %d, %x, %s और %c। %c फॉर एग्जांपल उसको कैरेक्टर फॉर्म में दिखाएगा, %d उसको डेसिमल फॉर्म में दिखाएगा। इसको भी हम एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। इसके बारे में हम क्या डिफेंड कर सकते हैं? डिफेंड करने के लिए हम कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं जो इस तरह की चीज़ों को ढूंढ पाए। तो कुछ ऑडिट सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जो ऑटोमेटेड टूल्स हैं, फॉर एग्जांपल कोवर्निटी, प्रीफास्ट वगैरह। हम सॉफ्टवेयर को लिख ही ऐसे तरीके से सकते हैं जो कि एक सेफ लैंग्वेज में हो। फॉर एग्जांपल जावा एक सेफ लैंग्वेज है जिसमें इस तरह के ओवरफ्लो को कॉज करना या कंट्रोल फ्लो को ऑल्टर करना इतना आसान नहीं है। और सारे कोड को, पुराने कोड को नए तरीके से जावा में लिखना भी शायद पॉसिबल नहीं है।
दूसरा तरीका ये है कि हम कंसीड करें कि ओवरफ्लो तो हो ही सकता है, पर हम कोड के एग्जीक्यूशन को रोक दें। तो एग्जेक जैसे हमने कहा कॉल कर सकते हैं किसी यूनिक्स फंक्शन को, हम उसको ही एग्जीक्यूट ना होने दें। इसी तरह हम ऐड कर सकते हैं कुछ रन टाइम फ्लो डिटेक्ट करने के लिए कि ओवरफ्लो का एक्सप्लॉइट हो रहा है, और उसको रोकने के लिए हम कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। इसके लिए कुछ प्रोग्राम्स आते हैं जैसे स्टैक गार्ड, लिबसेफ एक्सेट्रा। एक और तरीका ये हो सकता है कि हम मेमोरी को ही नॉन एग्जीक्यूट कर दें। तो हम मेमोरी को ऐसा डिवाइड कर दें कि एक एरिया है जो हीप है या स्टैक है जो कि नॉन एग्जीक्यूटेबल है, तो उसके ऊपर हम एक फ्लैग लगा देंगे जिसको हम डीपी कहेंगे, डेटा एग्जीक्यूशन प्रिवेंशन फ्लैग। इस तरह के फ्लैग ऑलरेडी कुछ सीपीयू में एग्जिस्ट करते हैं। तो जब वो मेमोरी को डिवाइड करता है तीन हिस्सों में, हमने कहा जैसे एक एग्जीक्यूटेबल सेक्शन, एक स्टैक सेक्शन और एक हीप सेक्शन, और ओवरफ्लो जो हो रहा है वो हीप या बफर ओवरफ्लो जो है वो हीप या फिर स्टैक में हो रहा है, तो हम उन एरियाज़ को नॉन एग्जीक्यूटेबल डिक्लेयर कर देते हैं। इसके कारण अगर वो कोड को एग्जीक्यूट भी करने की कोशिश करता है कोई हैकर, तो भी वो उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाता। तो इसके अंदर ऑप्शंस है NX बिट AMD के प्रोसेसर्स में और XD बिट इंटेल के प्रोसेसर्स में। पर कुछ एप्लीकेशंस को एग्जीक्यूटेबल हीट की ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि JIT जस्ट इन टाइम कंपाइलर्स को, और ये अभी भी रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एक्सप्लॉइट को नहीं रोक सकता। एग्जाम्पल है DP कंट्रोल आप विंडोज़ में इनेबल कर सकते हैं। ROP क्या है? रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये। और इसमें क्या हमने करा कि जो रिटर्न एड्रेस था एक फंक्शन का, एक फंक्शन ने दूसरे को कॉल करा, दूसरा फंक्शन जब रिटर्न करना चाहता है वापस फंक्शन वन को, तो उसके रिटर्न एड्रेस की जगह हमने एग्जिट की कमांड लगा दी। तो एग्जिट की कमांड लगाने के कारण उसने एग्जीक्यूट कर दिया शेल को, बजाय कि रिटर्न फंक्शन को कॉल करने के लिए। ये रिटर्न ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। इसका रिस्पॉन्स कैसे है, ये क्यों पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है कि अगर हमें पता हो कि रिटर्न एड्रेस कहाँ पर स्टोर्ड है, तो हम उस रिटर्न एड्रेस को चेंज कर पाएंगे। पर अगर हमने मेमोरी के अंदर सब रिटर्न एड्रेसेस की लोकेशन को रैंडमाइज कर दिया, तो प्रॉब्लम होगी, हमें एग्जैक्ट लोकेशन को पता करना बहुत मुश्किल होगा। तो इसीलिए इसका रिस्पॉन्स है डिफेंड करने के लिए रैंडमाइजेशन। एड्रेस स्पेस के लेआउट को हम रैंडमाइज कर देते हैं। तो इसीलिए जो शेयर्ड लाइब्रेरीज होती हैं जो कि मल्टीपल प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल प्रिंट फंक्शन एक शेयर्ड लाइब्रेरी को बिलोंग करेगा। आपको बार बार प्रिंट फंक्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो एक यूनिक्स या विंडोज़ की लाइब्रेरी का ऑलरेडी पार्ट है। तो उस शेयर्ड लाइब्रेरी के उस प्रिंट फंक्शन की वैल्यू कहीं फिक्स्ड है, तो हम उस शेयर्ड लोकेशन की वैल्यू को फिक्स होने की जगह रैंडम कर देते हैं। इसीलिए अटैकर उस पर्टिकुलर फंक्शन को, उस एग्जैक्ट फंक्शन को एग्जैक्टली कॉल नहीं कर पाएगा। विंडोज़ के अंदर ये इम्प्लीमेंट होगा 8 बिट की तरह, पर नई वर्जन्स में विंडोज़ में ये 24 बिट की तरह हो रहा है। इसके कारण रैंडमनेस बढ़ गई है। तो अगर हम सेम प्रोग्राम को रन करें मल्टीपल टाइम्स, तो हम देखते हैं कि जब अगर वो किसी लाइब्रेरी को कॉल कर रहा है जो कि सिस्टम लाइब्रेरी है, तो सिस्टम लाइब्रेरी मेमोरी में अलग अलग जगह लोड हो रही है। और इसी तरह अगर हम चाहें तो प्रोसेस मेमोरी में सब चीज़ों को रैंडमाइज कर सकते हैं। हम स्टैक को भी कर सकते हैं, हीप को भी, शेयर्ड लाइब्रेरीज को भी, और इवन बेस इमेज को। बेस इमेज वो है जो ऑल्टर नहीं हो रही। टिपिकली बेस इमेज यूनिक्स के कोर का पार्ट है। यूनिक्स की बेसिक कमांड्स जो है, जो यूनिक्स को बना रही हैं, वो बेस इमेज का पार्ट है। अभी तक जो हमने बात करी, वो बात करी जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं हो रहे, जब वो एग्जीक्यूट होने से पहले हैं, तब हम उनको कैसे डिफेंड करें। पर इट इज़ पॉसिबल टू डिफेंड इवन एट रन टाइम। जब प्रोग्राम एक चल रहा है, तब भी हम कुछ ऐसी कोशिश कर सकते हैं कि वो कंट्रोल की हाईजैकिंग ना कर पाए। कैसे? उसके लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है स्टैक गार्ड। ये रन टाइम के ऊपर काम करता है और ये स्टैक की इंटीग्रिटी चेक करता है। ये इम्प्लीमेंट करता है एक कैनरी को। कैनरी इस तरह की बर्ड्स होती हैं जो आपको देखकर आवाज़ निकालना शुरू कर देती हैं, तो एक तरीके से अलार्म का काम करती हैं। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इम्बेड कर देते हैं कैनरीज़ को। मतलब एक कहने की टर्म है, हम मेमोरी के अंदर कह देते हैं कि ये कैनरी एक जगह है, अगर कोई भी इस जगह के ऊपर वॉक करने की कोशिश करेगा, तो ये कैनरी हमें बता देंगी कि ये एरिया
ऑल्टर होने की कोशिश हुई है। तो इसीलिए हम कैनरीज को एम्बेड कर देते हैं स्टैक फ्रेम में और वेरीफाई कर सकते हैं उनकी इंटीग्रिटी कि उनकी वैल्यू क्या है फंक्शन के रिटर्न कॉल करने से पहले। कैनरीज दो तरह की हो सकती हैं, या तो एक रैंडम कैनरी है, ये एक रैंडम वैल्यू है जिसकी वैल्यू दूसरे प्रोग्राम को पता नहीं है जो हमें हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, और हम उस कैनरी को इंसर्ट करते हैं हर एक स्टैक फ्रेम में और उसकी वैल्यू को चेक कर लेते हैं किसी भी फंक्शन को रिटर्न करने से पहले। क्योंकि अगर कोई भी अटैकर ओवरफ्लो करने की कोशिश कर रहा है तो वो ऐसी लोकेशन को ओवरराइट करेगा जो उसके प्रोग्राम के बियॉन्ड है, जो उसके बफर के बियॉन्ड है, तो इसीलिए वो कैनरी की वैल्यू को भी ओवरराइट कर देगा। और जब हम रिटर्न कॉल करेंगे तो कैनरी की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो हमें पता लग जाएगा कि इसका मतलब अटैक हुआ है। टर्मिनेटर कैनरी काम कर रही है /0 की तरह। ये /0 जो होता है ये एक स्ट्रिंग टर्मिनेशन कैरेक्टर होता है सी के अंदर। इसके कारण हमें पता लगता है कि स्ट्रिंग की एंडिंग कहाँ हो गई है। अगर हम टर्मिनेटर कैनरी के अंदर 0 यूज़ करेंगे तो फिर वो स्ट्रिंग कॉपी फंक्शन वगैरह नहीं काम कर पाएंगे, क्योंकि जैसे ही उनको 0 मिलेगा वो ये समझेंगे कि एंड ऑफ स्ट्रिंग आ गया है और हमें अब आगे कॉपी नहीं करना। तो स्टैक गार्ड को इम्प्लीमेंट करा गया है एक जीसीसी पैच के थ्रू। जीसीसी जो है वो GNU कंपाइलर है, ये यूनिक्स के लिए बनता है और इसी के थ्रू ज़्यादातर प्रोग्राम्स को कंपाइल करा जाता है, बनाया जाता है सी में यूनिक्स के ऊपर। इसके कारण परफॉर्मेंस इम्पैक्ट भी ज़्यादा नहीं होता, पर कैनरीज पूरी प्रोटेक्शन नहीं देती, क्योंकि इसके कारण कुछ जो ऐसे भी अटैक हो सकते हैं जो कैनरीज को ना चेंज करें। इसी तरह हीप की प्रोटेक्शन के लिए एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है पॉइंट गार्ड। स्टैक गार्ड स्टैक के लिए और पॉइंट गार्ड हीप के लिए। ये प्रोटेक्ट करता है फंक्शन पॉइंटर्स को और सेट जंप बफर्स को इनक्रिप्ट कर कर। हम इसके बारे में डिटेल में अभी नहीं जाते, पर आपको बस इतना समझना जरूरी है कि हीप की प्रोटेक्शन रन टाइम के ऊपर हम कर सकते हैं। इसी की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको नेक्स्ट लेवल पर ले गया IBM। एक सॉफ्टवेयर बनाया उसने जिसका नाम रखा प्रोपोलिस, और इसको उन्होंने जीसीसी के अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। और इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, इसको यूज़ करने के लिए एफस्टैक प्रोटेक्टर काम का एक वेरिएबल, एक पैरामीटर हम यूज़ कर सकते हैं प्रोपोलिस में जीसीसी के साथ। ये क्या करता है, ये रीअरेंज कर देता है स्टैक लेआउट को। जैसे हमने कहा कि हम रैंडमाइज कर सकते थे स्टैक को, तो उसी को हमने कुछ हद तक यहाँ इम्प्लीमेंट करा है। तो टिपिकली जो स्टैक होती है वो ऊपर से नीचे की तरफ ग्रो करती है, पर हम उसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। स्ट्रिंग की ग्रोथ जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ कर सकते हैं। पर कहने का मतलब ये है कि स्टैक गार्ड की जो इम्प्लीमेंटेशन है प्रोपोलिस, प्रोपोलिस के थ्रू हम पॉइंटर्स यूज़ कर रहे हैं, अरेज नहीं यूज़ कर रहे हैं, और ये पॉइंटर इन टर्न पॉइंट कर रही है एड्रेसेस की तरफ। तो अगर कोई इनको ओवरराइट भी कर दे डायरेक्टली, तब भी एक्चुअल वैल्यूज़ को ओवरराइट नहीं कर रहा, सिर्फ उन पॉइंटर्स को ओवरराइट कर रहा है जो किसी एक्चुअल चीज़ की तरफ पॉइंट कर रहे हैं। विजुअल स्टूडियो जो माइक्रोसॉफ्ट का एक टूल है जिसके थ्रू C++ की प्रोग्रामिंग होती है विंडोज़ के ऊपर, उसमें इसका कॉम्बिनेशन यूज़ करा गया है प्रोपोलिस का रैंडम कैनरी के साथ। हम और डिटेल में इसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे। इसको बाईपास करा जा सकता है एक्सेप्शन हैंडलर के थ्रू। जैसे हमने कहा कि जब भी कोई एक्सेप्शन थ्रो होती है तो जो कॉलर फंक्शन है उसको अब करना है कुछ सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो वो सारे सीरीज ऑफ स्टेप्स एक एक्सेप्शन लिस्ट में होते हैं, और वो एक उस लिस्ट के अंदर एक एक करके चेक करता है। फॉर एग्जांपल डिस्क भर गई है तो एक्सेप्शन 1 को चेक करता है क्या ये डिस्क भरने से रिलेटेड है, फिर एक्सेप्शन 2 को चेक करता है, और सो ऑन। अल्टीमेटली उसको एक ऐसी एक्सेप्शन मिल जाती है जो डिस्क भरने से रिलेटेड है, और फिर वो उसको एग्जीक्यूट कर देता है। पर ओवरफ्लो करने के कारण जो हैंडलर का कोड है उसको ऑल्टर कर देता है अटैकर का कोड। तो इसीलिए वो क्योंकि एक एक करके सारी एक्सेप्शन देख रहा है, तो हमने एक एक्सेप्शन जब ट्रिगर हुई, एक एक्सेप्शन के कोड को ओवरराइट कर दिया, और इसलिए उस एक्सेप्शन के केस में कंट्रोल हाईजैक एग्जीक्यूट हो गया। यहाँ क्या हो रहा है कि एक्सेप्शन ट्रिगर हो गई इवन बिफोर कैनरी को हम चेक कर पाए। इसके लिए डिफेंस क्या है? डिफेंस है सेफ SEH और SE हॉप।
ये एक पहला जो चीज़ है वो एक लिंकर फ्लैग है। लिंकर जो होता है वो कंपाइलर के बाद एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले प्रोग्राम्स को कंपाइल करा जाता है और फिर उनको लिंक करा जाता है। जब लिंक करा जाता है तब हमें पता लगता है कि प्रोग्राम के अंदर जो वेरिएबल्स हैं और मेमोरी की लोकेशन है वो कहाँ कहाँ होगी, किस तरीके से वो काम करेगा। पर लिंकर के अंदर अगर हम ये फ्लैग यूज़ करें तो हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ऐसी बाइनरी फाइल, ऐसी एग्जीक्यूटेबल फाइल जिसमें कि एक टेबल है कि एक्सेप्शन हैंडलर्स सेफ है। अगर वो एक्सेप्शन हैंडलर्स की लिस्ट वहाँ अवेलेबल है तो सिस्टम ऐसी जगह नहीं जंप करेगा जो कि उस लिस्ट में नहीं है। तो इस तरीके से हम अपने सिस्टम को डिफेंड कर सकते हैं। इसी तरह ऐसी हॉप है, हम डिटेल में भी नहीं जाएंगे। कैनरीज जो है वो एक डिफेंस टूल तो है पर वो फुल प्रूफ नहीं है, क्योंकि हीप बेस्ड अटैक अभी भी हो सकते हैं, इंटीजर ओवरफ्लो अटैक अभी भी हो सकते हैं, और स्लैश जीएस जो है वो अपने आप में एक्सेप्शन हैंडलिंग अटैक को नहीं रोक सकता। उसके लिए हमें सेफ एसईएच या ऐसी हॉप की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम किसी भी रीज़न से अपने प्रोग्राम को रिकम्पाइल नहीं कर सकते, अगर हम उसके अंदर ये जीएस फ्लैग नहीं लगा सकते, तब हम क्या करें? उसके लिए एक और रन टाइम डिफेंस अवेलेबल है जिसका नाम है लिबसेफ। लिबसेफ एक डायनेमिकली लोडेड लाइब्रेरी है, हमें रिकम्पाइल नहीं करना पड़ेगा अपने आप को। ये इंटरसेप्ट कर लेता है स्ट्रिंग कॉपी को। तो बजाय अटैकर का कोड एग्जीक्यूट हो, ये एक सेफ वर्जन ऑफ स्ट्रिंग कॉपी यूज़ करता है जो कि इनवैलिडेट कर देता है अगर स्पेस जरूरत से ज़्यादा यूज़ होने की कोशिश हो रही हो। तो वैलिडेट करता है कि स्टैक फ्रेम पे इनफ जगह है, बफर ने इनफ जगह मांगी है, और उतनी ही जगह को वो ओवरराइट करने की परमिशन देता है। अगर उससे ज़्यादा हो तो प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देता है। इसी तरह और भी रास्ते हैं इसको इम्प्लीमेंट करने के। एक है स्टैक शील्ड और एक है कंट्रोल फ्लो इंटीग्रिटी। हम इसके बारे में डिटेल में भी नहीं बात करेंगे। कुछ एडवांस टेक्निक्स भी हैं इस तरह का कोड एग्जीक्यूट करने की, जैसे कि हीप स्प्रे अटैक। ये हीप के ओवरफ्लो के ऊपर काम कर रहा है। अगेन हम इसके बारे में भी डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पर। आपको बस इतना समझने की ज़रूरत है कि हीप के अंदर जो फंक्शन पॉइंटर्स हैं उनको स्टोर करने के लिए एक टेबल होता है वी टेबल। वी टेबल के अंदर ये होता है कि हर एक मेथड जो हम कॉल कर रहे हैं उसकी लोकेशन कहाँ है। तो हीप बेस्ड कंट्रोल हाईजैकिंग में हम वी टेबल को ओवरराइट करने की कोशिश करते हैं। ओवरराइट कुछ इस तरीके से करा जाता है कि वी टेबल पॉइंट करे अब एक शेल कोड को, जैसे कि exec फंक्शन और exec में भी पैरामीटर sh को। तो उस केस में exec फंक्शन एक शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। तो वो करने के लिए हम वी टेबल को ओवरराइट करेंगे। सबसे आसान होता है इस तरह के एक्सप्लॉइट्स को यूज़ करना जावास्क्रिप्ट पे, और जावास्क्रिप्ट ज़्यादातर ब्राउज़र्स में एग्जीक्यूट होती है। जैसे हमने नॉप स्लाइड की बात करी, उसी तरह हीप के अंदर जगह जगह इस तरह के कोड को डाल दिया जाता है, क्योंकि कई बार हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती, तो हम उसको हीप पे स्प्रे कर देते हैं एक तरीके से, एक्सपेक्टिंग कि कोई ना कोई उनमें से एग्जीक्यूट हो जाएगा और इस तरह हमें शेल कमांड मिल जाएगा। अगेन हम बहुत ज़्यादा डिटेल में इसमें नहीं जाएंगे अभी। इसको डिफेंड करने का तरीका ये है कि हम हीप फंक्शन के अंदर जो पॉइंटर है उन्हीं को प्रोटेक्ट कर लें। तो उसके लिए हमने बात करी थी, एक सॉफ्टवेयर एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है पॉइंट गार्ड। हम ब्राउज़र के आर्किटेक्चर को भी बेटर कर सकते हैं, जिसमें जावास्क्रिप्ट की जितनी भी स्ट्रिंग्स हैं उनको एक सेपरेट हीप में स्टोर कर दिया जाए। वो सेपरेट हीप सिर्फ जावास्क्रिप्ट स्ट्रिंग्स के लिए हो, वो ब्राउज़र हीप से सेपरेट हो। अभी प्रॉब्लम इसलिए आ रही है कि क्योंकि जब हम जावास्क्रिप्ट की स्ट्रिंग्स जहाँ पड़ी हैं उनको अगर ज़्यादा कर दें तो वहाँ पर एग्जैक की हम कमांड रन कर सकते हैं, जो ब्राउज़र हीप के कारण शेल प्रॉम्प्ट हमें दे सकता है। पर अगर हमने दोनों को अलग अलग कर दिया तो ब्राउज़र हीप को कोई ऑल्टर नहीं कर पाएगा। ऑल्टर जो होगा वो सिर्फ स्ट्रिंग हीप होगा, उसके कारण इम्पैक्ट नहीं रहेगा शेल स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने का। ओपन BSD के अंदर इस तरह की कुछ इम्प्लीमेंटेशन है
थ्रू नॉन राइटेबल पेजेस। तो बीच बीच में कुछ पेजेस ऐसे इंसर्ट कर दिए जाते हैं जो कि राइटेबल नहीं है। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 2.1 में कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी के ऊपर। तो कॉन्फिडेंशियलिटी है क्या? हमने पहले बात करी CIA की। CIA में C जो है वो कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए स्टैंड करता है। कॉन्फिडेंशियलिटी पॉलिसी एम्फोसाइज करती है कि हम प्रोटेक्ट करें कॉन्फिडेंशियलिटी को। इसको हम कई बार इंफॉर्मेशन फ्लो पॉलिसी भी कहते हैं, क्योंकि ये अनऑथोराइज्ड डिस्क्लोजर को रोकती है। एग्जाम्पल क्या है इसका? जैसे कि प्राइवेसी एक्ट है। ये कहता है कि कुछ पर्सनल डेटा आपको हमेशा कॉन्फिडेंशियल रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, इनकम टैक्स की इंफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ IT डिपार्टमेंट को हो, या फिर अगर कोई लीगल अथॉरिटी उसको मांगे तो उस कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को अवेलेबल कराने के लिए उसको एक कोर्ट ऑर्डर लाना पड़ेगा, कोर्ट से परमिशन लानी पड़ेगी। इस तरह से हम लिमिट कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशंस को किसी भी ऐसी इंफॉर्मेशन की, डॉक्यूमेंट्स की जो कि कॉन्फिडेंशियल है। इसको इम्प्लीमेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक को हम डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल कहते हैं और दूसरे को हम मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल कहते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए जानना, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें क्या होता है, डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल में हमारा एक मैकेनिज्म है जहाँ यूज़र कर सकता है सेट एक्सेस कंट्रोल को, कि वो एक ऑब्जेक्ट को अलाउ करे या डिनाई करे उसके एक्सेस को। इसको कई बार आइडेंटिटी बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी कहा जाता है, IBAC। और ये एक ट्रेडिशनल एक्सेस कंट्रोल टेक्निक है यूनिक्स की। इसके अंदर यूज़र की एक आइडेंटिटी है और उसकी एक ओनरशिप है। प्रोग्राम्स जो हैं वो यूज़र ही रन करता है, और जब वो रन करता है तो उसको सारे प्रिविलेज मिल जाते हैं जो कि उसको ग्रांटेड होते हैं। प्रोग्राम जो है वो फ्री है चेंज करने का एक्सेस राइट्स यूज़र के ऑब्जेक्ट्स को। और ये दो ही तरह की कैटेगरी को सपोर्ट करता है, या तो एक ट्रस्टेड एडमिन जिनके ऊपर सब कंट्रोल है, और दूसरा अनट्रस्टेड ऑर्डिनरी यूज़र जो कि कंप्लीटली अनट्रस्टेड है। तो 0 और 1। 1 मतलब एक तरीके से कंप्लीटली ट्रस्टेड एडमिन, और दूसरा 0 कि कोई भी यूज़र ट्रस्टेड नहीं है। प्रॉब्लम्स क्या है DAC के साथ, कि हर एक यूज़र जो है उसके ऊपर कंप्लीट डिस्क्रिशन है ओवर हिज ओन ऑब्जेक्ट्स। अब इसमें रॉन्ग क्या है? रॉन्ग ये है कि सिस्टम वाइड सिक्योरिटी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना बड़ा मुश्किल है। एक यूज़र अगर एक डॉक्यूमेंट को लीक कर दे अनक्लासिफाइड यूज़र को, तो हम क्या करेंगे? एक यूज़र जिसकी वैल्यू 1 थी, उसने एक डॉक्यूमेंट को लीक कर दिया ऐसे यूज़र को जिसकी वैल्यू 0 है। अब वो 0 वाला यूज़र भी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कंट्रोल अज्यूम कर लेगा। तो अब ये एक और प्रॉब्लम है DAC की, कि वो एक कोर्स ग्रेन्ड प्रिविलेज दे रहा है, एक मोटी मोटी प्रिविलेज दे रहा है, बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से। अगर दो कैटेगरी से ज़्यादा की यूज़र हो हमारे, तब हम क्या करें? हम कुछ नहीं कर पाएंगे। और अनबाउंडेड प्रिविलेज एस्केलेशन है, क्योंकि दो ही लेवल है प्रिविलेज के। तो इसीलिए अगर कोई भी सिस्टम के ऊपर अटैक करे या कुछ भी करे तो उसके सारे ऑब्जेक्ट्स का कंट्रोल मिल जाएगा, क्योंकि वो यूज़र 0 से यूज़र 1 बन जाएगा। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है DAC के साथ, कि ये सिर्फ यूज़र आइडेंटिटी और ओनरशिप पे बेस्ड है, पर ये सिक्योरिटी से रिलेटेड और चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। फॉर एग्जांपल, एक यूज़र का रोल क्या है, फंक्शन क्या है प्रोग्राम का, उस प्रोग्राम की ट्रस्टवर्दीनेस कितनी है। हर एक प्रोग्राम सारे ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, या सारे ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल ना करे ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द प्रोग्राम इज़ इम्पॉर्टेंट, कि वो प्रोग्राम कितना ट्रस्टवर्दी है। अगर वो प्रोग्राम किसी भी रीज़न से कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो वो उस यूज़र के सारे ऑब्जेक्ट्स के एक्सेस को चेंज कर सकता है। और कॉम्प्रोमाइज्ड प्रोग्राम जो है उसको वैसे ही परमिशन मिल जाएंगी उस यूज़र की जिसको जिसके थ्रू वो एग्जीक्यूट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर वो रूट यूज़र था तो, और रूट यूज़र की परमिशन उस प्रोग्राम को मिल गई, तो अब वो सारे सिस्टम को ऑर्डर कर सकता है। DAC किसी भी तरीके से सेंसिटिविटी ऑफ डेटा के ऊपर लेवल्स नहीं चेंज कर पाएगा। और DAC के अंदर एक और प्रॉब्लम ये है कि वो इंटीग्रिटी ऑफ डेटा को भी मेंटेन नहीं कर सकता, कि डेटा सेफ रहे, डेटा ऑल्टर ना हो। फॉर एग्जांपल, हम कुछ यूज़र्स को परमिशन देना चाहते हैं
कि वो डेटा को रीड कर पाएँ, कुछ डेटा को राइट कर पाएँ वगैरह, वो पॉसिबल नहीं है। डैक में कंट्रोल आइदर ज़ीरो या वन है, ज़ीरो कंट्रोल या कंप्लीट कंट्रोल। तो एक और ऑल्टरनेटिव है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल, मैक। मैक के सिस्टम में क्या होता है, इस मैकेनिज्म में सिस्टम कंट्रोल करता है एक्सेस एक ऑब्जेक्ट का, और यूज़र उसको ऑल्टर नहीं कर सकता। इसको कई बार रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी कहा जाता है। इसकी थ्री मेजर प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला है कि एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो डिफाइन करता है एक सिक्योरिटी पॉलिसी को। ये कंट्रोल करती है सारे सब्जेक्ट्स को जो कि प्रोसेसेस हैं, और सारे ऑब्जेक्ट्स को, जैसे फाइल्स और सॉकेट्स और नेटवर्क इंटरफेसेस एक्सेट्रा। यूनिक्स में सारे के सारे ऑब्जेक्ट तकरीबन फाइल्स ही हैं, इसीलिए उनका कंट्रोल कर पाना, एक्सेस कंट्रोल कर पाना रिलेटिवली ईजियर है। और डिसीजन जो लिए जाते हैं वो सारे सिक्योरिटी के ऊपर जो रेलिवेंट फैक्टर्स हैं उनको देख कर लिए जाते हैं। तो मैक क्या ऑफर करता है? मैक ऑफर करता है वाइड वैरायटी ऑफ कैटेगरी ऑफ यूज़र्स। फॉर एग्जांपल, यूज़र्स हो सकते हैं ये कैटेगरीज के, कोई सीक्रेट को बिलोंग कर सकते हैं, कोई टॉप सीक्रेट को बिलोंग कर सकते हैं, एक्सेट्रा। सिक्योरिटी लेवल जो है उसको स्पेसिफाई करने के लिए दो चीज़ें यूज़ करी जाती हैं, फॉर एग्जांपल क्लियरेंस और उसकी कैटेगरी। तो अब एक यूज़र हो सकता है सीक्रेट, उसका क्लियरेंस लेवल सीक्रेट है, और कैटेगरी जो है वो ये है, जैसे ईयूआर और यूएस, मतलब वो यूरोप और यूएस के लिए काम कर सकता है, उनकी डिटेल देख सकता है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्लियरेंस और कैटेगरी डिसाइड करेगा कि उसका सिक्योरिटी लेवल क्या है। मैक ऑफर करता है एक स्ट्रॉन्ग सेपरेशन सिक्योरिटी डोमेन्स में, क्योंकि अब यूरोप का डेटा कुछ ही लोग एक्सेस कर सकते हैं, यूएस का डेटा कुछ और अलग लोग एक्सेस कर सकते हैं, और इसके थ्रू हम सिस्टम, एप्लीकेशन और डेटा इंटीग्रिटी को इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि हमने एक्सेस को लिमिट कर दिया। कुछ ही यूज़र्स हैं जो यूरोप के डेटा को एक्सेस कर पाएंगे। और इसी तरह हम प्रोग्राम के प्रिविलेज को भी लिमिट कर सकते हैं, और वो अगर डैमेज भी कॉज करेगा तो सिर्फ यूरोपियन डेटा पे करेगा या सिर्फ यूएस डेटा पे करेगा। और जो लेजिटिमेट यूज़र्स हैं उनकी हमने ऑथराइजेशन को लिमिट कर दिया है, कि वो किन किन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, इसकी ऑथराइजेशन को लिमिट कर दिया। नेक्स्ट है कन्फाइनमेंट प्रिंसिपल। बहुत बार जो हमारा कोड होता है वो अनट्रस्टेड होता है, तो उसको रन करने के लिए हमें आइसोलेशन चाहिए। तो CIA में आई स्टैंड्स फॉर आइसोलेशन। तो हम उस अनट्रस्टेड कोड को, फॉर एग्जांपल हम कोई प्रोग्राम डाउनलोड करते हैं इंटरनेट से जिसको हमने खुद नहीं लिखा, नहीं कंपाइल करा, तो उस प्रोग्राम के लिए हम क्या करें? वो प्रोग्राम एक तरीके से अनट्रस्टेड कोड है। अगर वो एक रिलायबल पब्लिशर से नहीं आया, सपोज वो माइक्रोसॉफ्ट ने नहीं लिखा या किसी और रेपुटेड कंपनी ने नहीं लिखा, पर हम उस कोड को एग्जीक्यूट करना चाहते हैं अपनी लोकल मशीन पर, तो अगर हम ऐसा कुछ करें तो वो ट्रस्टेड कोड है। उसको रन करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि वो बगी हो सकता है या अनट्रस्टेड हो सकता है, तो उसको रन करने के लिए हमें कुछ तरीका चाहिए। फॉर एग्जांपल, कई बार हम एक कोडेक यूज़ करते हैं जो मीडिया प्लेयर के लिए यूज़ होता है ब्राउज़र के अंदर, या ब्राउज़र के अंदर कुछ प्लगइन्स हो सकते हैं जो कि अनट्रस्टेड हो सकते हैं। कुछ एप्लीकेशंस हो सकती हैं जैसे कि PDF व्यूअर, एक्रोबैट का PDF व्यूअर, या आउटलुक जिसको हम मेल देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, या इवन कुछ लेगेसी डेमन होते हैं। डेमन इस तरह के प्रोग्राम होते हैं यूनिक्स में जो हमेशा बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, हमें पता नहीं लगता पर वो पीछे चलते रहते हैं। फॉर एग्जांपल सेंड मेल, तो यूनिक्स सिस्टम के ऊपर आप जैसे ही मेल बनाते हैं कुछ देर बाद वो अपने आप निकल जाती है, उसको भेजने का काम सेंड मेल कर रहा है। या बाइंड, जैसे DNS लुकअप, अगर हम यूनिक्स के अंदर ब्राउजिंग कर रहे हैं और अगर हम किसी भी साइट को खोलने के लिए कुछ एड्रेस डालें जैसे www.google.com, तो ये वैल्यू google.com को कोई एक प्रोग्राम है जो बाइंड करता है इसको एक IP एड्रेस के साथ। इंटरनेट के ऊपर हर एक मशीन को एक IP एड्रेस मिलता है, और सारा इंटरनेट IP एड्रेस के ऊपर ही काम करता है। तो एक्चुअली इंटरनेट को नहीं समझ आता कि google.com क्या है। उसको समझने के लिए हम यूज़ करते हैं एक DNS सर्वर को, DNS सर्वर, डोमेन नेम सर्विस सर्वर। उसको, इन दोनों को जोड़ने का काम, IP एड्रेस और DNS सर्वर को जोड़ने का काम बाइंड करता है बिहाइंड द सीन, वो एक डीमन है। इसी तरह कुछ प्रोग्राम्स होते हैं जिनको हम हनी पॉट कहते हैं। हनी पॉट इस तरह के प्रोग्राम्स हैं, इस तरह की मशीन्स हैं जिनको स्पेशली सेटअप करा जाता है और हैकर्स के आगे एक्सपोज करा जाता है। हैकर सोचते हैं कि एक असली मशीन है
और उसको अटैक करने की कोशिश करते हैं। पर ये मशीन एक स्पेशली कॉन्फ़िगर्ड मशीन है जो उनके सारे अटैम्प्ट, सारी चीज़ों को रिकॉर्ड कर रहा है, स्टोर कर रहा है। तो उसके कारण जो जो अटैक वो कर रहे हैं उनको हम रिप्ले कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और उसके ऊपर कोई भी डेटा नहीं होता या डमी डेटा होता। तो उसके कारण वो एक हनी पॉट की तरह काम करता है। जैसे कि हनी देखकर बीज अट्रैक्ट हो जाती हैं, उस तरह यहाँ पर हैकर्स अट्रैक्ट हो जाते हैं उस सर्वर के ऊपर, और हम उनको कंप्लीटली समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरीके से अटैक करा। अगर एक एप्लीकेशन मिसबिहेव करे तो, और वो एक अनट्रस्टेड कोड है, तो हमें क्या करना है, उसको किल कर देना है। तो हमें एक ऐसी इन्वायरमेंट बनानी है जहां हम अनट्रस्टेड कोड को रन कर पाए, पर अगर वो मिसबिहेव करने की कोशिश करे, हमारी डिस्क को फॉर्मेट करने की कोशिश करे या फाइल्स को डिलीट करने की कोशिश करे, तो डिलीट करने से पहले ही हम उसको ख़त्म कर दें। एक तरीका जो सबसे आसान है वो है कि हार्डवेयर लेवल के ऊपर, कि हम दो सिस्टम्स को अलग अलग रखें और एक सिस्टम रखें जिसके ऊपर हम इस तरह का काम करें जो कि रिस्की है, और सेकंड सिस्टम के ऊपर काम करें जो कि आमतौर पर ठीक है। पर यह काफ़ी एक्सपेंसिव अप्रोच है। दोनों सिस्टम्स को हम जोड़े ना किसी भी तरीके से, बीच में एक एयर गैप हो, कोई नेटवर्क कनेक्टिविटी ना हो, दोनों का नेटवर्क अलग हो, ऐसा पॉसिबल है करना, पर काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये एक अप्रोच है कन्फाइनमेंट के ऊपर, आइसोलेशन के ऊपर। पर क्योंकि वो एक एक्सपेंसिव अप्रोच थी, तो एक और अप्रोच है कि हम एक ही मशीन के ऊपर वर्चुअल मशीन लगा लें। वर्चुअल मशीन के अंदर एक वर्चुअल मॉनिटर है, वर्चुअल मशीन मॉनिटर है, जो कि दो ऑपरेटिंग सिस्टम को अलग अलग रखता है। तो एक ही मशीन के ऊपर हमने एक तरीके से दो कंपार्टमेंट बना दिए। एक में OS 1 रन कर रहा है, एक में OS 2 रन कर रहा है। तो एक ही मशीन के ऊपर फॉर एग्जांपल दो विंडोज रन कर सकते हैं, और विंडोज़ 1 में एक और ऐप रन कर रहा है ऐप 1, और विंडोज़ 2 में एक और ऐप कर रहा है ऐप 2। ये एक रिस्की है। लेफ्ट हैंड साइड वाली जो OS 1 है वो एक रिस्की मशीन है। तो हम काम करने के बाद हो सकता है उस मशीन को ख़त्म कर दें, या ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर ये ऐप 1 मिसबिहेव करने की कोशिश करे तो हम इसको टर्मिनेट कर दें। इस तरह हम आइसोलेट कर सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को एक ही मशीन के ऊपर। नेक्स्ट है अप्रोच जिसमें हम यूज़ करें सिस्टम कॉल इंटरपोजिशन। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अंदर एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने दो प्रोसेस लगा दिए, प्रोसेस 1 जो कि सेफ है, और प्रोसेस 2 जो कि एक रिस्की प्रोसेस है। पर तब भी हम ये करना चाहते हैं कि ये प्रोसेस 2 सिस्टम को हार्म ना कर पाए। तो इस केस में हम यूज़ करते हैं थ्रेड्स को या एप्लीकेशंस को। थ्रेड्स के थ्रू हम यूज़ करते हैं सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन को। ये जो थ्रेड होते हैं, इनके लिए हम उन थ्रेड्स को अलग कर लेते हैं जो कि सेम एड्रेस स्पेस को यूज़ कर रहे हैं थ्रू थ्रेड लोकल स्टोरेज, और इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन को रोक सकते हैं। तो आपको समझना इतना है कि सॉफ्टवेयर फॉल्ट आइसोलेशन में क्या हो रहा है, हम थ्रेड्स को आइसोलेट कर रहे हैं जो कि शेयर कर रहे हैं सेम एड्रेस स्पेस को। इसी तरह हम एप्लीकेशन वाइज कन्फाइनमेंट इन्फोर्स कर सकते हैं, जैसे कि ब्राउज़र बेस्ड कन्फाइनमेंट। इसके अंदर बोथ डैक और मैक, DAC और MAC हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक और तरीका है इम्प्लीमेंट करने का कन्फाइनमेंट थ्रू अ रेफरेंस मॉनिटर। ये रेफरेंस मॉनिटर मीडिएट करता है कोई भी रिक्वेस्ट जो एप्लीकेशन से आ रही है, और अपने आप ये इम्प्लीमेंट कर देता है एक प्रोटेक्शन पॉलिसी को, और ये इन्फोर्स करता है आइसोलेशन और कन्फाइनमेंट को। इसको हमें हमेशा इन्वोक करना चाहिए जब भी कोई एक एप्लीकेशन दूसरी एप्लीकेशन को कॉल करे। तो उसके बीच में रेफरेंस मॉनिटर आ जाता है, और वो चेक करता है कि ये अलाउ करूँ, मैं कैसे अलाउ करूँ, कितना अलाउ करूँ। किसी भी रीज़न से अगर रेफरेंस मॉनिटर इटसेल्फ ऑल्टर हो तो उसको हमें सिस्टम को रोक देना चाहिए, और ऐसा बनाना चाहिए कि रेफरेंस मॉनिटर जो है उसको कोई किल भी ना कर पाए, ताकि सारी रिक्वेस्ट के लिए कोई ना कोई मीडिएटर मौजूद हो। अगर किसी भी रीज़न से रेफरेंस मॉनिटर किल हो जाए, तो जिस प्रोग्राम को हम मॉनिटर कर रहे हैं, मॉनिटरिंग प्रोसेस को जो हम चला रहे हैं, जिस प्रोसेस के ऊपर मॉनिटरिंग चल रही है, उसको भी हम किल कर दें। तो इस तरीके से रेफरेंस मॉनिटर टैंपर प्रूफ हो जाएगा, उसको कोई छेड़ नहीं सकता, उसको मॉडिफाई नहीं कर सकता।
और रेफरेंस पॉइंटर इतना होना चाहिए कि वो स्मॉल हो, ताकि हम उसको एनालाइज कर सकें, उसको वैलिडेट कर सकें कि उसके अपने कोड में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस मॉड्यूल में हम बात करेंगे यूनिक्स के यूज़र आईडी की और यूनिक्स के प्रोसेस आईडी की। तो यहाँ एक कंसेप्ट आता है प्रिंसिपल और सब्जेक्ट का। सब्जेक्ट जो है वो एक ऐसा प्रोग्राम है जो कि किसी प्रिंसिपल के कहने पर एग्जीक्यूट हो रहा है, और प्रिंसिपल जो है वो एक टाइम पर आइडल भी हो सकता है, और ही में हैव मोर देन वन सब्जेक्ट जो उसके बिहाफ के ऊपर काम कर रहे हैं। तो अगर हम एक मशीन पे काम कर रहे हैं तो हम प्रिंसिपल हैं, और जो प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं वो एक सब्जेक्ट है। तीसरी चीज़ है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है जिसके ऊपर की सब्जेक्ट परफॉर्म कर रहा है कोई ऑपरेशन। तो हमारा जो प्रोग्राम है, फॉर एग्जांपल अगर वो रीड करता है एक फाइल से, प्रोसेस करता है डेटा को और राइट करता है दूसरी फाइल को, तो जो दो फाइलें हैं वो ऑब्जेक्ट हैं। जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्रोग्राम है, और प्रिंसिपल हम हैं, क्योंकि हम सब्जेक्ट को वो काम करवा रहे हैं। तो यूजुअली जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं यूनिक्स में वो पैसिव होते हैं, वो एक्टिव नहीं होते, वो पैसिव होते हैं। फॉर एग्जांपल फाइल, डायरेक्टरी या मेमोरी। सब्जेक्ट्स जो होते हैं वो और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि हम एक प्रोग्राम को जो कह रहे हैं वो प्रोग्राम इटसेल्फ भी एक फाइल हो सकता है, एक फाइल दूसरी फाइल को कॉल कर सकती है वगैरह। और ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनमें कुछ ऑपरेशन हो सकते हैं, जैसे कि किल, सस्पेंड या रिज्यूम। किल अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को किल करना है, या उसको सस्पेंड करना है, या उसको रिज्यूम करना है, दोबारा से स्टार्ट करना है। तो यूनिक्स के अंदर एक यूनिक्स एक्सेस कंट्रोल है जिसके 3 लेवल हैं, जिसको हम कहते हैं यूज़र, ग्रुप और ओनरशिप। इसी तरह अगर हम कहें कि एक यूज़र अकाउंट है, तो हर एक यूज़र अकाउंट का एक यूनिक यूआईडी होगा। यूआईडी 0 स्पेशल है, जिसका मतलब है सुपर यूज़र या सिस्टम एडमिन। एक यूज़र अकाउंट जो है वो बिलोंग कर सकता है मल्टीपल ग्रुप्स को, और इसलिए हम राइट्स दे सकते हैं ग्रुप्स को। तो क्योंकि एक यूज़र मल्टीपल ग्रुप को बिलोंग करता है, तो इसी तरह डिफरेंट यूज़र्स को हम डिफरेंट तरह के राइट्स दे सकते हैं यूजिंग द ग्रुप कंसेप्ट। सब्जेक्ट्स जो हैं जिनके थ्रू हम काम कर रहे हैं वो प्रोसेसेस हैं, और हर एक प्रोसेस का एक यूआईडी जीआईडी पेयर है। और ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो एक्चुअल फाइल्स हैं। यूनिक्स में तकरीबन हर एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक फाइल है, जैसे कि एक नेटवर्क कनेक्शन भी एक्चुअली एक फाइल की तरह ही ट्रीट करा जाता है। अब यूज़र और प्रिंसिपल के बीच में क्या रिलेशनशिप है? जो रियल वर्ल्ड यूज़र है वो एक यूज़र मल्टीपल प्रिंसिपल्स को पॉइंट कर सकता है, मतलब उसके लिए एक्सेस दिखाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक यूज़र के पास 5 तरह के कार्ड्स हो सकते हैं। एक ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है, एक पैन कार्ड हो सकता है, वगैरह वगैरह। तो एक यूज़र के पास मल्टीपल प्रिंसिपल्स हैं, पर एक प्रिंसिपल जो है, मल्टीपल प्रिंसिपल्स वो एक यूज़र को पॉइंट करें तो ठीक है, अगर वो मल्टीपल को पॉइंट करेंगे तो प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल अगर एक पैन कार्ड कहता है कि 2 या 3 यूज़र्स को बिलोंग कर सकता है, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि हम राइट यूज़र को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। तो सिस्टम ऑथेंटिकेट कर सकता है अब ह्यूमन यूज़र को एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल के साथ, अगर हमने 1 to many मैपिंग करी है बिटवीन यूज़र एंड प्रिंसिपल्स। यूज़र कैन हैव मैनी प्रिंसिपल्स, बट अ प्रिंसिपल इज एसोसिएटेड विद ओनली वन यूनिक यूज़र। तो अब हम बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स की। ऑब्जेक्ट्स जो हैं यूनिक्स में वो मॉडल्ड हैं फाइल्स की तरह। फाइल्स को अरेंज करा गया है एक हायरार्की में, एक ट्री में, जिसमें कि फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फाइल्स हैं, फाइल्स के अंदर, तो फोल्डर के अंदर और फोल्डर भी हो सकते हैं, और फाइल्स भी हो सकती हैं, और उन फोल्डर के अंदर और फोल्डर हो सकते हैं, एंड सो ऑन। फाइल एग्जिस्ट करती हैं डायरेक्टरीज में, और डायरेक्टरीज भी एक तरह से फाइल्स ही हैं। हर एक ऑब्जेक्ट जो एक यूनिक्स में है उसका एक ओनर है, और वो एक ग्रुप को बिलोंग करता है, और उसके लिए 12 परमिशन बिट्स को हम यूज़ करते हैं, जो बताती हैं कि उस फाइल के साथ हम कौन क्या कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
एक फ़ाइल की सेटिंग हो सकती है RWX 3 बिट जो यूज़ हुए ओनर के लिए, अगले 3 बिट यूज़ हुए ग्रुप के लिए और अगले 3 बिट यूज़ हुए अदर्स के लिए। बाकी प्रोसेस से रिलेटेड चीज़ें हैं, SUID, SCHID और स्टिकी, उसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। हर एक फाइल जो है वो एक कॉरेस्पॉन्ड करती है एक आइनोड को। तो यूनिक्स में एक आइनोड का कंसेप्ट है। फाइल की स्टोरेज कैसे हो रही है वो एक्चुअली आइनोड के थ्रू हो रही है, पर हम उसके बारे में डिटेल में अभी बात नहीं करेंगे। परमिशन बिट्स जो हैं वो 3 तरह के थे, हमने कहा फाइल्स के ऊपर जो कि डायरेक्टरीज नहीं हैं। तो सबसे पहले है रीड कंट्रोल R, सेकंड है राइट कंट्रोल W और तीसरा है एग्जीक्यूट कंट्रोल E। तो रीड कंट्रोल बताते हैं कि उस फाइल को कौन रीड कर सकता है, राइट कंट्रोल बताते हैं कि उस फाइल का चेंज कौन कर सकता है कंटेंट को, और एग्जीक्यूट ये बताते हैं कि उस फाइल को एग्जीक्यूट कौन कर सकता है मेमोरी के अंदर। नेक्स्ट है परमिशन बिट्स डायरेक्टरीज के ऊपर। इसी तरह रीड बिट अलाउ करता है फाइल नेम को शो करना एक डायरेक्टरी में। एग्जीक्यूशन बिट ट्रैवर्स करता है एक डायरेक्टरी को, ये लुकअप कर सकता है एक फाइल को ताकि उसका आइनोड मिल सके फाइल नेम तक पहुंचने के लिए। CHDIR चेंज डायरेक्टरी रिक्वायर्ड होता है एक डायरेक्टरी के अंदर जाने के लिए, और अगर हम CHDR करते हैं तब हम उस फाइल को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। अगर एक फाइल एग्जीक्यूटेबल है तो उस फाइल तक पहुंचने के लिए जितनी भी डायरेक्टरीज थी, क्योंकि ये एक हायरकी में एलोकेटेड है, एक ट्री स्ट्रक्चर की तरह है, तो उसके अंदर जितनी भी कंप्लीट पाथ था वो पाथ के अंदर सब के सब पाथ के ऊपर एग्जीक्यूशन राइट सेट होने चाहिए, तभी वो फाइल एग्जीक्यूट हो सकती है। फिर कंसेप्ट आता है SUID, SGID और स्टिकी बिट का। SUID जो है वो हमने कहा कि 3 तरह की चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटेबल फाइल है और नॉन एग्जीक्यूटेबल फाइल है और डायरेक्टरीज हैं। SUID जो है वो सिर्फ एग्जीक्यूटेबल फाइल के ऊपर काम करता है। तो SUID के कारण हम चेंज कर सकते हैं एक चीज़ को जिसका नाम है EUID जब हम एक फाइल को एग्जीक्यूट करें। SGID के थ्रू हम चेंज कर सकते हैं EGID को जब हम फाइल को एग्जीक्यूट करें, पर हम डायरेक्टरी लेवल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। एक नई फाइल इनहेरिट कर सकती है डायरेक्टरी के ग्रुप को। और स्टिकी बिट जो होता है वो सिर्फ डायरेक्टरीज के ऊपर काम कर सकता है, और अगर ये सेट है तो सिर्फ ओनर जो है वो उस फाइल को डिलीट कर सकता है जो उस डायरेक्टरी में प्रेजेंट हो। इसके ऊपर कुछ एग्जांपल्स हैं। तो अब हमारे पास 3 सेट आ गए परमिशन बिट्स के। अगर हम ओनर हैं तो RWX बिट कर सकते हैं, ग्रुप है तब भी हम RWX कर सकते हैं, और अगर अदर्स हैं तभी हम RWX बिट्स को सेट कर सकते हैं। पर यूनिक्स के अंदर नेगेटिव ऑथराइजेशन सेटअप करना पॉसिबल नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि ये यूज़र इन सब फाइलों को एक्सेस ना कर पाए। अगर हम ऑब्जेक्ट्स की बात करें यूनिक्स में, तो अब हम सिर्फ रीड, राइट और एग्जीक्यूट तरह के एक्सेस दे सकते हैं। उनको चेंज कौन करता है? उनको सिर्फ चेंज कर सकता है ओनर, और ओनर को कौन चेंज कर सकता है? सुपर यूज़र, जिसका ये यूज़र आईडी 0 है, वो रूट यूज़र है या एडमिन यूज़र है। जो राइट्स हैं कई बार वो फाइल से रिलेट नहीं होते, वो अफेक्ट कर सकते हैं और प्रोसेसेस को भी। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी भी परमिशंस की ज़रूरत पड़ सकती है हमें कि जो सिस्टम को शट डाउन करें, या एक नए फाइल सिस्टम को हम माउंट करें, या हम लिसन करना चाहें एक पोर्ट पे जिसका पोर्ट का नंबर काफ़ी लो है। जो लो पोर्ट नंबर होते हैं वो यूनिक्स अपने लिए रिजर्व करके रखता है। जैसे पोर्ट 21 हो गया FTP के लिए, तो ये यूनिक्स के अंदर वेल डिफाइंड पोर्ट है जिसके थ्रू एक सिस्टम दूसरे सिस्टम से बात करता है। सो पोर्ट्स के थ्रू एक यूनिक्स सिस्टम दूसरे यूनिक्स सिस्टम से बात कर सकता है, डेटा चेंज कर सकता है, एक्सचेंज कर सकता है।